हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजी साइंस 2025 के लिए मैंने ट्विटर बैच शुरू किया था जिसमें काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ उसकी तैयारी कर रहे हैं, और साथ साथ ऐप के थ्रू मैं उसमें टेस्ट भी आपको दे रहा हूँ। टेस्ट भी दे रहा हूँ, होमवर्क भी दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, सब चीज़ अलग अलग है, मॉक टेस्ट भी है। तो फ्रेंड, बहुत अच्छे तरीके से बैच चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपका रिस्पांस भी है। और जो लोग उसमें टेस्ट नहीं देते या टेस्ट में उनकी मार्किंग कम है, उनको मैं पर्सनली गाइडेंस कर रहा हूँ, उनको मैं पर्सनली एक एक टॉपिक बता रहा हूँ कि सर आपको ये टॉपिक इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड, बहुत ही धमाकेदार तरीके से मेरा ये बैच चल रहा है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट करवा देगा। हम एक और चीज़ है, ये नहीं मान के चल रहे कि अभी जो एग्ज़ाम है वो 21 जुलाई में होना है, क्योंकि अभी डेट पोस्टपोन हो गई थी। फिर भी अगर एक बार को वो फिर भी पोस्टपोन होती है, आगे बढ़ता है, तब भी आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। वैलिडिटी मतलब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब तक 2025 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता यूपीटीजीटी का, तब तक आप इस बैच को रख सकते हैं, इस बैच से जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर जुलाई तक मैंने कहा 2 महीने के अंदर तो 2 महीने का नहीं, 2 महीने की कोई वैलिडिटी नहीं है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपकी लाइव क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लासेस और टेस्ट वगैरह आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। ठीक है फ्रेंड, अगर ज्वाइन करना है तो आप 3 तरीके से कर सकते हो। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाने के बाद भी कर सकते हो। और सेकंड, आप जो देखते हैं हमारी यूट्यूब वीडियो, उसके नीचे लिंक है, वहाँ से भी आप इसे परचेस कर सकते हो। क्या शुरू करते हैं फ्रेंड्स, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, वृत्तीय एवं घूर्णन गति। देखिए, ये मैं बताता हूँ, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको बता दूँ, ये पार्ट 2 है, क्योंकि एक पार्ट में कल हम लगभग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसपे काफ़ी अच्छे आपका रिस्पांस आया है कि सर बहुत अच्छे से समझ में आया और टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले इसमें क्लियर कर देता हूँ, जो फॉर्मूले जनरली यूज़ होते हैं। तो ये हमारी रेखीय गति के समीकरण है, जो हमें पता ही होने चाहिए, और ये हमारे घूर्णन गति के समीकरण है। तो घूर्णन गति के समीकरण भी, और साथ में जो हमारे और एक्स्ट्रा फॉर्मूला है घूर्णन गति से रिलेटेड, वो हमें सारे पता होने चाहिए फ्रेंड्स। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूला अगर देखना हो तो आराम से आप PDF जो है उसमें सारे लिखे हुए हैं, PDF पे देख लीजिएगा। कोई भी PDF डाउनलोड करनी हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, और अगर आपने परचेज़ किया हुआ है बैच, तो वहाँ पे जाओ, परचेज बैच में अपने PDF के नोट्स देख लो, हर एक लेसन के पढ़े हुए हैं, सब चैप्टर्स के पढ़े हुए हैं। PDF नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये प्रिपेयर टाइप नोट हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं। ओके, तो सारा कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक जल से भरी बाल्टी 9 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता, एक चक्कर लगाने में समय लगेगा। देखो, ये कह रहे हैं जल से भरी बाल्टी है, 9 मीटर त्रिज्या के वृत्त में घुमाई जा रही है। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और ये कितना है, इसकी रेडियस 9 मीटर है। ओके, अब इसमें कोई एक बाल्टी घुमाई जा रही थी, बांध देते हैं, ठीक है। अब बाल्टी में जल भरा हुआ है, जल नीचे नहीं गिर रहा। तो हमें पता है कि अगर जल नीचे नहीं गिर रहा तो इसकी जो ऊपर सबसे टॉप पे वेलोसिटी होगी वो √GR के इक्वल होगी, √GR। समझ गए ना, ये हमने देखा भी था। एक ऊर्ध्वावृत्त को पूर्ण करने के लिए कितनी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए √GR। खैर, यहाँ पे वो चीज़ नहीं पूछी, इन्होंने पूछी एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। अगर 9 मीटर रेडियस का हमारे पास ये वृत्त बन रहा है, तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें एक्चुअली बताना है T, दैट इज़ टाइम पीरियड। तो देखो, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसमें T निकालना बहुत ईजी है। T निकालना बहुत ईजी क्यों है, सुनो। बाल्टी जो है, जो वो चक्कर लगा रही है, मुझे बताओ वो सर्कल के किस चीज़ पे लगा रही है। अगर मैं कहूँ तो बाल्टी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, आप मुझे बताना, जो डिस्टेंस है यहाँ पे बाल्टी के द्वारा ट्रेवल की गई, वो कितनी होगी। क्या मैं वो कह सकता हूँ वो सरकमफ्रेंस है कि नहीं। भाई, बाल्टी जो है उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे तो घूम रही है। जब सरकमफ्रेंस पे घूम रही है तो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। ओके, अब मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि जल नीचे नहीं गिरता, जल नीचे नहीं गिरता, दैट इज वेलोसिटी विल बी √GR। यस और नो, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √GR हो जाएगी। तभी तो भाई, ऊपर अगर
उसे चक्र पूरा करना है बिना नीचे गिरे, तो मैंने इसके लिए बताया था v इक्वल कितना होता है अंडर रूट जी आर। अब हमें t बताना है, तो t बताओ क्या होता है। t समय बराबर, मैं अगर आपको सिंपल फॉर्मूले से बताऊं, सिंपली फॉर्मूले से समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये तो होता है। अब हमारी यहाँ पर दूरी कितनी है, मैं कहता हूँ t हमारा समय है, तब दूरी हमारी कितनी है 2πr है। भाई यही तो दूरी, यही तो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है। और चाल कितनी है, चाल हमारी v है। भाई ये चाल कितनी है, v है। तो t बराबर मैं ये भी लिख सकता हूँ 2πr अपॉन अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी आर लिख सकता हूँ। भाई v इक्वल क्या होता है, अंडर रूट जी आर होता है एक ऊर्ध्वाधर को पूर्ण करने के लिए बिना कोई ऑब्जेक्ट वृत्त में गिरे, एक अगर ऊर्ध्वाधर पूर्ण करना है उसे, ठीक है, वर्टिकल सर्कल पूरा करना है, तो उसको वेलोसिटी कितनी चाहिए होती है, अंडर रूट जी आर। तो यहाँ से आप देखो, मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, दैट इज 2π अंडर रूट आर अपॉन जी, ये भी लिख सकता हूँ। बस इसको सॉल्व करना है हमें, बस हमें t निकल जाएगा। तो t बराबर कितना होगा, दैट इज 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर हमारा कितना है 9 मीटर, जी रख लेंगे 10 रख लो, 9.8 रख लो अप्रॉक्सीमेटली, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही लगभग आपका आएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तब t बराबर देखो कितना होगा 2 इंटू 3.14 इंटू, अगर मैं इसको अंडर रूट 9 को सॉल्व करूँगा तो 3 हो जाएगा। नीचे अगर मैं देखूँ तो इसमें अंडर रूट 10 हम रख सकते हैं, अंडर रूट 10 की वैल्यू भी रख सकते हो, अदरवाइज अंडर रूट 10 मैंने अभी ऐसे रखा। तो ऊपर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 इंटू 3.14 दैट विल बी 6.28 इंटू 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10। ऊपर वाले को सॉल्व करो, ऊपर वाले को सॉल्व करके आपका कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 18.84 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10। अब अंडर रूट 10 की जो वैल्यू होती है वो रख लो, कितनी होती है 3.1 होती है। तो 18.84 डिवाइडेड बाई 3.1, ये अंडर रूट 10 की वैल्यू है फ्रेंड्स, ठीक है। 3.1 अंडर रूट 10 की वैल्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 10 बराबर होता है 3.1। ओके, अंडर रूट 10 की वैल्यू 3.1 होती है। तो बस इससे डिवाइड कर लिया, लगभग 6 आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप देख लो इसमें से कौन सा आंसर होगा, ये लगभग 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6.6 के करीब आएगा। तो हम अगर देखें तो आंसर लगभग हमारा 6 सेकेंड ही आएगा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ है। अब देखो मैंने इसको आपको कहीं कुछ नहीं घुमाया, मैंने आपको सिंपल बताया कि जो बाल्टी है जब वो एक परिधि पर घूम रही है तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी, परिधि के बराबर, दैट इज़ 2πr। वेलोसिटी कितनी होती है ऊर्ध्वाधर में पूर्ण करने के लिए, अगर ऊर्ध्वाधर बिना गिरे पूर्ण करना है, पानी नीचे नहीं गिर रहा है, तब कितनी होगी वेलोसिटी, अंडर रूट जी आर होगी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व था। तो इससे हमने टी का फॉर्मूला बनाया, दैट इज़ 2πr अपॉन वी की वैल्यू अंडर रूट जी आर, वहाँ से हमने इसे सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें आई थिंक नहीं होगी बिल्कुल भी, ये तो ईजिली सॉल्व हो गया, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरह की चीज़ें जनरली हमें जो फॉर्मूले नहीं बनते हम उन्हें बना सकते हैं। देखो फॉर्मूलों का बेस क्लियर है अगर आपका, तो आप किसी भी फॉर्मूले को अपनी ओर से ड्राइव भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात इनमें नहीं होती है। बस एग्जैक्ट ये बात है कि आपको जो छोटे फॉर्मूले जो मैंने एग्जैक्ट बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक मोटरसाइकिल एक 500 मीटर त्रिज्या के वक्रीय रास्ते पर गतिमान है। यदि रास्ते और सड़क के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है तो मोटरसाइकिल के फिसलने के लिए अधिकतम चाल होगी। तो देखो न फिसलने के लिए है ये, मोटरसाइकिल के न फिसलने के लिए। तो चलो ये कह रहे हैं एक मोटरसाइकिल है 500 मीटर त्रिज्या के वक्रीय पथ पर गतिमान है, ठीक है। हमें पता लग गया रेडियस कितनी है, 500 मीटर है, 500 मीटर की रेडियस है। अब उसने कहा घर्षण गुणांक कितना है 0.5, दैट इज म्यू कितना है 0.5 मीटर, सॉरी 0.5, घर्षण गुणांक है तो 0.5 हो गया 0.5। अभी कहना है मोटरसाइकिल के न फिसलने के लिए अधिकतम चाल कितनी होगी कि मोटरसाइकिल बिना फिसले निकल जाए। अब बिना फिसले निकलने के लिए हम यहाँ पर एक चीज़ हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वक्र पथ है मतलब ये सर्कुलर मोड है, इस तरह से सर्कुलर मोड है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो बिना फिसले इस सर्कुलर रोड पर मुड़ता हुआ चला जाए, तब ध्यान देना जो हमारा फ्रिक्शन है वही हमारा अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। एक बात क्लियर होनी चाहिए, जो हमारा फ्रिक्शन है वही हमारे अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। तो वहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी, ये आता है, या फिर म्यू जी आर भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके अब हमें पता है v भी हमें दिया हुआ है, सॉरी म्यू भी हमें दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, g की वैल्यू हमें पता ही होती है, तो जनरली हम सारी चीज़ रख देंगे तो आंसर निकल जाएगा। म्यू बराबर 0.5 है, r बराबर 500 मीटर है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो वही रख लेंगे, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, चाहे अब इसमें 10 रख लो, जो भी आपको ईजी लगे 10 रख लेते हैं। तो 0.5 दैट इज ऑफ वैल्यू ऑफ म्यू एंड r की वैल्यू 500 और g की वैल्यू इंटू 10, दैट विल बी अंडर रूट 2500 हो जाएगा। तो ये हमारे कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। सी विल बी द आंसर। आंसर क्या आ गया इसका? सी आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ओके तो इसको याद कर लीजिएगा। वी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर जी। वक्रपथ पर बिना फिसले, किसी भी वाहन के बिना फिसले चलने के लिए जो अधिकतम चाल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट म्यू आर जी। ओके अब एक और बात, अब इन्होंने कहा मान लो ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया, मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड से छोड़ दो, एक कंसेप्ट और समझा दो। अगर वो ये दे दे कि इस वक्रपथ पर गुजर रहा है, सब छोड़ दो अभी, क्या रेडियस है सब छोड़ दो, वक्रपथ पे गुजर रहा है और वो फिसल जाए तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? मतलब बात ये है कि जैसे ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है लेकिन वो फिसल गया, उसको म्यू जो है घर्षण इतना नहीं मिला कि वो अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाए, समझ रहे हो? तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तब हम कहेंगे वो जो ये वक्रपथ है इसकी रेडियस के टेंजेंशियली जाएगा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, समझ गए? वो क्या जाएगा? स्पर्शरेखी रूप से सीधा चला जाएगा। ये कंडीशंस होती हैं क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक कण जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, एक कण है जिसका जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है, 0.8 मीटर के त्रिज्या वाले वृत्त में 44 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें दी गई हैं। यदि इसके मार्ग की त्रिज्या 1 मीटर कर दी जाए तो इसका कोणीय वेग कितना होगा? ओके सो ये कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर with an angular velocity of 44 radian per second. If the radius of its path be 1 meter, its angular velocity will be. तो ये कह रहे हैं एक कण है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ये क्या कर रहा है? 44 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। तो अब ध्यान देना है इसमें। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं समझिएगा। देखो हमें अगर कोणीय वेग निकालना है कि पहले हमें पता है बाद का निकालना है, तो हम यहाँ किससे करेंगे? हम यहाँ करेंगे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसी से हम इसे करेंगे। क्या होता है वो समझो। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी एक सिस्टम का, कितना एंगुलर मोमेंटम पहले है, ठीक है, मान लेते हैं L1, जो होता है वो L2 के बराबर होता है। यानी कि किसी भी सिस्टम का जो कोणीय संवेग होता है वो नियत रहता है, बराबर रहता है, ओके उसमें कोई घटता बढ़ता नहीं है। एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ जिसे हम कहते हैं कोणीय संवेग। फिलहाल यहाँ कोणीय संवेग की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने उसकी बात नहीं करी जो उन्होंने दे रखा है, मैंने बात करी कोणीय संवेग की, वो अभी दिया नहीं है। L1 बराबर L2 होता है, यानी किसी भी सिस्टम का जो कोणीय संवेग होता है वो नियत रहता है। अब इसके लिए मैं तुम्हें और चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि भाई एक आदमी है जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, मतलब कि वो किसी घूमती हुई सतह पर खड़ा है और वो उसके साथ साथ घूम रहा है और वो अपनी भुजाओं को फैला के खड़ा है, और मान लो वो भुजा को मोड़ लेता है तो उसका कोणीय वेग कितना हो जाएगा? इस तरह की कंडीशन आई थी कि नहीं आई थी? तो इन कंडीशन में भी अगर वो पूछे कि क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, तो आप ये बताएंगे कि उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का, चाहे कोणीय वेग आप घटा रहे या बढ़ा रहे हो, चाहे आप रेडियस घटा या बढ़ा रहे हो, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग होता है, वो नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। इस चीज़ को ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक, तो अब देखो L1 बराबर L2 है। अब हमें पता है L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I ओमेगा होता है। तो मैं इसे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल कर सकता हूँ I2 ओमेगा 2, जहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, I क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक, अब हमें पता है I बराबर क्या होता है, बताओ I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है mr²। तो I1 बराबर लिख सकता हूँ क्या, mr1²।
और I2 बराबर लिख सकता हूँ क्या mr2 स्क्वायर, क्योंकि ध्यान दो इनर्शिया तो बदलेगी, कोणीय संवेग नहीं बदलेगा। एक बात, कोणीय वेग भी चेंज होगा, वो भी हो सकता है चेंज, लेकिन यहाँ पर हमने एक बात देखी, क्योंकि कण एक ही है, जो कण पहले था वही है, तो उसका मास कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए m इज सेम। m मैंने m1 m2 नहीं रखा, m सेम है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। तब I1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, I1 बराबर लिख सकता हूँ 2 इंटू R1 का स्क्वायर, दैट इज 0.8 मीटर का स्क्वायर। समझ गए ना, कितनी रेडियस थी पहले, 0.8 मीटर थी। अब I2 बराबर क्या होगा, I2 बराबर हो जाएगा 2 किलोग्राम, दैट इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, 2 इंटू 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके, तब मुझे बताओ I1 बराबर कितना आ गया। चाहे तो आप यहीं पे रख लो, चाहे आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, हम इसे ना फॉर्मूले में रख लेते हैं। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। हमें क्या निकालना है, हमें ओमेगा 2 निकालना है। कोणीय वेग पहला दिया हुआ है, बाद का निकालना है। तो ओमेगा 1 कितना दिया हुआ है, 44 रेडियन पर सेकेंड। W2 हमें निकालना है, तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। तो यहाँ से ओमेगा 2 बराबर क्या आ जाएगा, I1 ओमेगा 1 अपॉन I2, दैट विल बी 2 इंटू 0.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 स्क्वायर। समझ गए ना, ये I2 है। ओके, क्लियर हो गया। तब ओमेगा 2 बराबर कितना होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 0.8 का स्क्वायर, दैट विल बी 0.64 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 1। तो सिंपल रह गया 0.64 इंटू 44, दैट विल बी 28.16 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा आंसर आया, हमारा आंसर आया दैट इज ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। तो फ्रेंड अब ध्यान दो, इसको मैं और क्या आपको बता सकता हूँ। देखो जब एक क्वेश्चन कोई आता है किसी भी एक फॉर्मूले से रिलेटेड, मैं उसकी एक चीज़ और आपको हमेशा बता दूँ कि इस पर अब क्वेश्चन और क्या आ सकता है। जनरली इस पर क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि भाई एक व्यक्ति है, वो हाथों को फैला रखा है, बाद में उसने हाथों को सिकोड़ लिया, बाद में उससे क्या करा, अपने हाथों को सिकोड़ लिया। तब ये बताना होगा कि इनर्शिया चेंज कितना हुआ, समझ लो कोणीय वेग कितना चेंज हुआ। इस तरह की कंडीशन आ सकती हैं, उसमें आप बता सकते हो एक बात। सेकंड थिंग, वो आपको ये भी कह सकता है कि कोणीय वेग चेंज हो गया, कोणीय वेग चेंज हो गया, रेडियस दे देंगे, तो उसके बाद आपको ये पूछ लेंगे इनर्शिया कितना हुआ, तब भी आप इसी से निकाल सकते हो। तो जब भी कोई एक सिस्टम दे दिया जाए और उसी में चेंज करके आपको कुछ बताया जाए, तो आपको कुछ भी निकालना है, आप यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, जो होता है L1 बराबर L2, दैट इज L जो होता है कोणीय संवेग जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ चीज़ें अलग भी हैं। अब देखो जनरली जो आज मेरे क्वेश्चन है वो सारे के सारे घूर्णन से रिलेटेड हैं। पहले जो क्वेश्चंस थे वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थे। आज के क्वेश्चन जनरली जो हैं वो सारे के सारे किससे हैं, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, दैट इज घूर्णन गति, उससे रिलेटेड है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, दोनों सिरों पर खुले एक पतले खोखले सिलेंडर का द्रव्यमान m है। एक पतला खोखला सिलेंडर है जिसका द्रव्यमान m है। पहली स्थिति में वह बिना लुढ़के v वेग से फिसलता है, दूसरी स्थिति में बिना फिसले उसी वेग से लुढ़कता है। तो दोनों स्थितियों में गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं इसको एक काम बताता हूँ। देखो इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा सिलेंडर है वो इस तरह से है। अब ये जो सिलेंडर है, पहले केस में हम ये मान के चलते हैं कि वो केवल फिसल रहा है, वो घूम नहीं रहा, सिर्फ फिसल रहा है। ओके, पहले केस में तो ये कह रहा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि वो फिसल तो रही है, नीचे तो आ ही रहा है। उसने कहा ना बिना फिसले, लेकिन वो नीचे तो आ रहा है ना, एक मोशन नीचे की ओर तो है ही, लेकिन साथ साथ वो अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है, वो घूम भी रहा है, क्योंकि उसने कहा लुढ़क रहा है। लुढ़कने का मतलब क्या होता है कि घूमते घूमते नीचे आना, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर ए है, ये नंबर केस नंबर बी है। दो केस है, दोनों कंडीशन में गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बताना है।
समझ गए? तो पहले केस में फॉर केस ए, जो फिसलता है जब वो अपने एक्सिस पे घूम नहीं रहा, केवल स्लिप कर रहा है, तब क्या होगा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेटरी वाली, वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। तो अब हमें एम बी दिया हुआ है, वी की जगह वी दिया हुआ है, तो एज इट इज़ हो गई हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात करता हूँ केस बी की। केस बी में समझो, क्योंकि वो नीचे भी आ रहा है और क्योंकि वो अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। एक तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कौन सी, यही वाली जो कि हमारी ट्रांसलेटरी है, और दूसरी हमारी जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आप कहोगे सर आपने ट्रांसलेटरी क्यों रखी, फिसल थोड़ी रहा है। समझो बात को, वो फिसले या ना फिसले, काइनेटिक एनर्जी हमने इसलिए नहीं रखी। काइनेटिक एनर्जी हमने इसलिए रखी क्योंकि वो चलता हुआ आ रहा है। अब अगर आप इसे फ्लैट भी मान ले, देखो ये तो मैंने स्लोप दिखाया, स्लोप में आपको जल्दी समझ में आया होगा। अगर वो फ्लैट भी आप मान के चल रहे हो, क्योंकि उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी विद एनी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के साथ अगर वो चल रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ रहे हो? अगर वो चीज़ चल रही है, चाहे वो फिसल रहा है चाहे वो कुछ भी कर रहा है, अगर वो चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो फिसलने या बिना फिसलने के कारण नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि वो गति से चलता आ रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड केस की काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसमें दो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा, दैट इज़ एक ट्रांसलेटरी क्योंकि उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल की है उस वी के कारण, और दूसरी क्योंकि वो अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है उसके कारण। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कितनी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज ट्रांसलेटरी वाली। रोटेशनल में कितनी होती है, रोटेशनल की होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस की है वो मिल जाएगी, दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे पता है आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू क्या होती है बताओ, एम आर स्क्वायर होती है, तो एम आर स्क्वायर हो गई। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये भी कितना बचा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई बी केस की। जब वो नीचे आएगा इतनी काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी। ओके, समझ गए? इतनी हो गई। तो हमें पता है केस ए के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आई वो सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर है, लेकिन जो हमारे केस बी के लिए आई जिसमें वो घूमते हुए आ रहा है नीचे, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आई वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर आई है। ओके, अब इनका मुझे रेशो निकालना था, दैट इज के ई फॉर द फर्स्ट केस अपॉन के ई फॉर द सेकेंड केस, दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। मैं ये भी रख सकता हूँ भाई, टोटल करके एक ही तो हो गया, हाफ हाफ टोटल करा एक हो गया, तो रेशो कितना आ गया, 1:2 आ गया बस। बताओ हाँ या ना भाई, हाफ एम वी स्क्वायर जो है एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कैंसिल, हाफ बच गया, तो हमारा रेशो कितना आ गया, 1:2 आ गया। सो दिस विल बी द आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ, चीज़ें समझ में आई? तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मोशन को कर रहा है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन अगर वो अपने एक्सिस पे घूमता हुआ आ रहा है तो उसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगी। एक, क्योंकि वो डिस्टेंस चल रहा है, दैट विल बी ट्रांसलेशनरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस क्योंकि वो अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है तो घूर्णन गतिज ऊर्जा, दैट विल बी काइनेटिक ऑफ रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें अब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r का एक पिंड क्षैतिज तल पर बिना फिसले चाल v से लुढ़क रहा है। समझ गए ना? अब देखो इन्होंने बिना फिसले का, अब बिना फिसले का तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ट्रांसलेटरी नहीं होगी,
ट्रांसलेटरी तो होगी, ट्रांसलेटरी तो होगी क्योंकि डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल की है, तो ट्रांसलेटरी तो होनी है, चाहे फिसले या ना फिसले। फिर ये एक पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ अधिकतम ऊंचाई एस तक चढ़ जाता है। ये भी इन्होंने खास बात कह दी कि भाई पहले तो वो नीचे आया, फिर जितनी काइनेटिक एनर्जी उसमें आ गई उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण वो आगे पहाड़ी पर चढ़ गया, एच ऊंचाई तक चढ़ गया। अब एच की वैल्यू अगर 3v²/4g है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, आई बताना है आपकी बार, यानी आई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, आई तो हमें निकालना है, ये हमारा जितना भी आएगा वो हमें बताना है। शुरू कर दें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मान लो मैं इसको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो वो पहले यहाँ फिसल रहा है, फिर वो इस h हाइट तक चढ़ता है, एक पार्टिकल है जो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, साथ में ट्रांसलेटरी भी होगी, ओके। फिर उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण वो इतनी हाइट चढ़ता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जिसके कारण वो हाइट अचीव करेगा। समझ रहे हो? इस तरह क्वेश्चन एक और मैंने वर्क एनर्जी वाले में कराया था कि अगर कोई चीज़ भागती भागती आ रही है, कोई चीज़ रनिंग में है जिसमें काइनेटिक एनर्जी है और उसको अगर किसी हाइट तक जाना है तो वो सारी के सारे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सेम चीज़ यहाँ हो रही है भाई, वो एक पहाड़ी से लुढ़कता हुआ आ रहा है और उसको अगर ऊंचाई तक चढ़ना है तो जो काइनेटिक एनर्जी आई उसमें बन के वो सारी के सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन, ओके। अब शुरू करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो मैं ये लिख सकता हूँ दैट इज के ई टोटल विल बी के ई ट्रांसलेटरी प्लस के ई रोटेशनल, हाँ या ना? ठीक है। तो ट्रांसलेटरी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेशनल कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब की बार मैं आई, क्योंकि मुझे निकालना है इसलिए मैं आई नहीं रखूँगा, क्योंकि आई मुझे निकालना है इसलिए मैं आई नहीं रखूँगा, ओके। मैं इसे यहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ से बाकी सॉल्व कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूँ, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये मैं रख सकता हूँ। तो अब मुझे पता है इन दोनों में से मैं हाफ वी स्क्वायर कॉमन लूँ तो अंदर मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ये बच गया। ये मेरी फिलहाल क्या आई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, कौन सी वाली, टोटल वाली, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसने नीचे इस पॉइंट तक आने में अचीव की। अब यही काइनेटिक एनर्जी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो यही काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसी के कारण वो हाइट अचीव करेगा, ओके। तो इसका मतलब है हाफ वी स्क्वायर इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम विल बी इक्वल टू एम जी एच। समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। तो यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। देखो पीछे मैंने एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर लिखा था, बात एक ही, चाहे कैसे लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू उसने दी थी वही रखेंगे। तो एच की वैल्यू उसने क्या दी थी बताओ, देख लेते हैं पीछे एक बार, पहले इससे लिख लूँ, बराबर एम इंटू जी इंटू एच की वैल्यू क्या दी थी उसने, 3v²/4g, 3v²/4 इंटू जी, ओके। जी से जी कैंसिल हो रहा, ये मुझे पता लग गया, इस 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 रह गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो रहा, मल्टीप्लाई में है, ख़त्म, बहुत ही कम बचा कुछ। तो यहाँ से तो बचा बस आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम, इधर से क्या बचा 3/2m, बस। अब m इधर प्लस का इधर जाके माइनस, तो आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल 3/2m माइनस m, और 3/2m माइनस m बराबर हाफ m। तो आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल हाफ m, तो आई बराबर कितना आ गया, हाफ एम आर स्क्वायर, ये आ गई, बस यही हमारा आंसर था काइनेटिक एनर्जी जो उसने पूछा था, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो कितना आया हमारा, एक बार देख लेते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर, दैट इज ए इज द आंसर, ठीक है। चीज़ें समझ में आई? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिना फिसले हो, ठीक है, या फिसलते हुए हो, अगर वो लुढ़क रहा है, लुढ़कने का मतलब होता है कि उसमें रोटेशनल एनर्जी है,
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो आप अगर लुढ़कने की बात आती है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल होगी। अगर वो ये कहते हैं कि केवल फिसल रहा है, फिसलने का मतलब है केवल कि वो लुढ़क नहीं रहा, वो गोल गोल नहीं घूम रहा, वो सिंपल फिसल गया, तो उसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी होगी। लेकिन अगर लुढ़क रहा है तो इसका मतलब है रोटेशनल प्लस काइनेटिक होगी। ये चीज़ें याद रखना और गलती मत करना। बाकी इस तरह का जो चीज़ें आती हैं वो मैंने बता दिया कि जनरली ऐसी चीज़ आती है कि अगर वो लुढ़क के आया और हाइट तक चढ़ गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, क्लियर? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक ठोस बेलन 2.4 मीटर की ऊंचाई से नत तल पर लुढ़क कर नीचे आ रहा है। तल के निचले सिले पर उसका रेखीय वेग कितना होगा? अब बताओ खुद, अब बताओ, बोलो बोलो, कैसे कर सकते हैं? देखो भाई, एक ठोस बेलन है, एक बात 2.4 मीटर की ऊंचाई से लुढ़क कर नीचे आ रहा है। लुढ़क कर मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी टोटल, वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की इक्वल होगी कि नहीं होगी? ये चीज़ तो अब तक याद होगी। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी वो हो गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई एम वी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? अब क्योंकि वो 2.4 मीटर की ऊंचाई से आ रहा है तो यही जो काइनेटिक एनर्जी बनी होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी के कारण बनी होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी एच। एम जी एच के इक्वल हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा आगे? अब मैं आई की वैल्यू रखूँगा यहाँ पर हाफ इंटू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल एम जी एच। एच की वैल्यू मान लो दी है 2.5, अभी भी रखेंगे थोड़ी देर में। अब हमें यहाँ से चीज़ें क्या समझ में आती हैं? अब आप कहोगे सर आपने इनर्शिया की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर क्यों रखी? देखो फ्रेंड्स, ये जो इनर्शिया की वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो वैल्यू होती है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है। अगर सिलेंडर है तो अलग होगी, स्फेयर है तो अलग होगी, ठीक है, एक खोखला सिलेंडर है तो अलग होगी, सबके लिए अलग अलग होती है। इसके लिए मैं एक टेबल दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल ठोस बेलन था तो हाफ एम आर स्क्वायर होती है तो वही मैंने रखा। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1.2 इंटू 1.2 दैट विल बी 1.4, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया? एम जी एच हो गया। अब यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी 3/4 एम वी स्क्वायर विल बी एम जी एच। एम से एम कैंसिल और हमें क्या निकालनी थी? वेलोसिटी निकालनी थी, दैट इज वी विल बी इक्वल टू 4GH/3 का अंडर रूट, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम v इजीली निकाल सकते हैं, दैट विल बी 4 इंटू जी की वैल्यू 9.8 रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जनरली सारे आंसर पॉइंट में, इसलिए 9.8। h कितना दिया हुआ है? 2.4 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से इन्हें कट कर दो, 2.4 कट गया, 0.8 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर आएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड। सो v इज़ द 5.6 मीटर पर सेकेंड, a इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आई चीज़ें हमने कैसे की? तो अब देखो, एक तरह से ये चीज़ थी कि ऊंचाई से लुढ़क कर नीचे आ रहा है, तब जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई। क्लियर हो गया? इसमें ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस इसमें आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर लीजिएगा इन्हें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 10 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 0.5 मीटर व्यास की एक रिंग अपनी ज्यामितीय एक्सिस के परितः 2100 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। उसके जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग क्रमशः होंगे, और बहुत ही बढ़िया कि दो चीज़ें एक साथ पूछी, कोणीय संवेग भी पूछा और जड़त्व आघूर्ण भी पूछा। समझ रहे हो? जड़त्व आघूर्ण भी पूछा, कोणीय संवेग भी पूछ लिया, दो चीज़ पूछ ली। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान देने की हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो समझना क्या क्या है।
एक एक करके बताऊंगा। ओके, सबसे पहली बात, उसने दिया क्या है हमें दिया हुआ m, दैट इज़ ऑफ 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम है। फिर उसने दिया हमें 0.5 मीटर का व्यास, सरकमफ्रेंस, सॉरी जो डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हमें निकालनी है। रेडियस विल भी हो जाएगी 0.4 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 0.2 मीटर, ये हो जाएगी। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देना कि व्यास दिया है या त्रिज्या दी है, तो r बराबर 0.2 हो गया। ओके, और 2100 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रही है। अगर 2100 चक्कर प्रति मिनट है तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, और n कितना है 2100 चक्कर प्रति मिनट, दैट विल बी ओमेगा विल बी 2π इंटू 2100/60 हो जाएगा, क्योंकि जो ओमेगा निकालना होता है वो सेकंड में निकालना होता है। अगर यहाँ सेकंड में दिया होता तो मुझे 60 रखने की जरूरत नहीं थी, मैं 1 रखता, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि मिनट दिया हुआ है इसलिए मैंने डिवाइड किया 60 से। तो इट विल बी गिव योर आंसर अप्रॉक्सीमेटली, ये आप काट के देख लो कितना आता है। 60 को अगर हम 2100 से काटेंगे 35 आ जाएगा, 35 दूनी 70, 70 पाई हो गया। ओके, 70 पाई, और 70 पाई को एक और बात है, अगर मैं पाई की वैल्यू रखूँ 22/7 होती है, तो ये भी कर सकता है, 220 आ गया, 220 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका क्या आया, ये आपका कोणीय वेग आया, ये ध्यान देना, ये क्या आया कोणीय वेग, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, ये आ गया। अब देखो हमने एक चीज़ तो अभी हाथ के हाथ ही निकाल ली, हाथ के हाथ लगे हाथ हमने ये चीज़ें निकाल दी। अब हमें दो चीज़ बतानी थी, एक तो जड़त्व आघूर्ण और एक कोणीय संवेग। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल होता है mr²। अब आप कहोगे सर अभी तो हाफ लगाया था, भैया वो ठोस गोले के लिए लगाया था, यहाँ रिंग है। रिंग का मतलब क्या होता है, खोखला सर्कल, बिना चौड़ाई का खोखला सर्कल, बेलन भी नहीं, खोखला बेलन भी नहीं, सिर्फ सर्कल। तो हाफ I इक्वल क्या होता है mr², हाफ नहीं होता है इसमें। तो I बराबर कितना हो गया, m कितना है 10, रेडियस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आ गया I बराबर। अब I आ गया, ओमेगा हमें मिल गया, तो हम कोणीय संवेग भी निकाल सकते हैं। कोणीय संवेग को J या फिर L से डिनोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। J और L इज इक्वल I इंटू ओमेगा। I कितना है 0.4, ओमेगा कितना है 220, तो 22 चौक 88, 88 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 88 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया कोणीय संवेग का। तो जड़त्व आघूर्ण कितना आ रहा है, जड़त्व आघूर्ण आ रहा है 0.4 और हमारा कोणीय संवेग आ रहा है 88, तो ए इज़ द परफेक्ट आंसर। तो ए बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ए इज़ द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो चीज़ें पूछी थी, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग। तो जड़त्व आघूर्ण का आप ध्यान रखना, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है, मैं चार्ट दे दूंगा उसमें देख लीजिएगा, फॉर्मूले अपने पास लिख लीजिएगा। ओके, एंड आप हैं क्लास में, सॉरी कि मैंने नोटिस नहीं किया। हाउ आर यू, आई होप कि अच्छे होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अगर कुछ मिस हुआ है ना तो आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, हाँ अभी आए होंगे आप, तभी तो ध्यान नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन मैं ज़्यादा रखता हूँ। आप सोचोगे सर न्यूमेरिकल तो कराते नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले ये कराते रहते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम एनालिसिस करो, टीजीटी का, यूपी टीजीटी का, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आते हैं जिनमें जनरली हमें फॉर्मूला टाइप बनाना होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाती, बस इन्हीं में सब कुछ चेंज करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रखे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इसे। ये कह रहे हैं द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r की एक डिस्क एक क्षैतिज तल पर कोणीय चाल ओमेगा से लुढ़क रही है। फिर से लुढ़क आ गया, जब भी लुढ़कता है हमें पता है क्या होगा, उसमें दो होगी, एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेशनल, दो होगी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मूल बिंदु O के परितः डिस्क का कोणीय संवेग। अब की बार कोणीय संवेग बताना है। चलो बहुत बढ़िया, इन्होंने मोमेंटम डायरेक्टली पूछ लिया, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली पूछ लिया कि एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो अब मेरी बात सुनो, क्योंकि वो लुढ़क रहा है तो इसमें भी जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा
वो दो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा, दैट इज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशनल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेटरी। ध्यान देना, दो के इक्वल होगा। अब यहाँ पर जो ट्रांसलेटरी होगा वो क्या है और जो रोटेशनल होगा वो क्या है, ध्यान देना। हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि वो कोणीय संवेग है, तो पहले से ही जब उसमें एंगुलर वर्ड आ रहा है तो मैं इस वाले को लिख सकता हूँ आई ओमेगा। एक बात समझ में आई, आई ओमेगा होगा। और दूसरे वाला जो ट्रांसलेटरी है वो इक्वल होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय द रेडियस, रेडियस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। इतनी बात आप याद रखिए। तो ये तो हुआ आई ओमेगा प्लस रेडियस हम आर मान लेते हैं, और ये कितना है लीनियर मोमेंटम, दैट इज पी। तो ये होगा आर इंटू पी के। ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में लिख चुका हूँ मैं ये फॉर्मूले सारे। तो यहाँ टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना वो एक नहीं होगा सिंपल कोणीय संवेग वाला, केवल वो नहीं होगा आई ओमेगा, इसमें दो हो जाएंगे क्योंकि वो लुढ़क रहा है। हमेशा लुढ़कती हुई चीज़ में दो होते हैं, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी। रोटेशनल आई ओमेगा, ट्रांसलेटरी वाला रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम, दैट इज आर इंटू पी। ओके, क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो आई ओमेगा प्लस आर इंटू पी कितना होता है, एम इंटू वी। भाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आई ओमेगा प्लस आर इंटू एम इंटू वी की जगह मैं रख सकता हूँ वी बराबर क्या होता है, हमें पता है आर ओमेगा होता है, यही मैं रख सकता हूँ आर इंटू ओमेगा। और आर भी हाँ कैपिटल ही बनाना है, आर यहाँ क्या रहेगा कैपिटल। तो हमें पता लग गया आई ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा हो गया। ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक डिस्क है, जब डिस्क होती है तो आई कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा। भाई ये आई की वैल्यू रखी है मैंने हाफ एम आर स्क्वायर। मैं बता दूं फॉर डिस्क लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज जड़ता घूर्ण, आई बराबर क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर। अब तक आपने एक चीज़ देख ली होगी, अगर खोखली चीज़ है तो एम आर स्क्वायर है, और अगर कोई ठोस चीज़ है, भरी हुई चीज़ है, पूरी फुल, ठीक है पूरी फुल है, तो हाफ एम आर स्क्वायर है। ओके, तो अब ये टोटल हो जाएगा, दैट विल बी 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। सो कौन सा आंसर आया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, कौन सा आंसर होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। घड़ी के मिनट वाले कांटे और घंटे वाले कांटे की कोणीय चाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भाई इनका अनुपात बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा भी है। कोणीय चाल का अनुपात बताना है, तो कोणीय चाल हमें पता है क्या होती है, बताओ, 2π/t होती है। सिंपल भाई, एक चक्कर, बट ये कितना समय लगा उसमें, 2π दैट इज कितने डिग्री का एंगल उसने बना लिया, 2π का, क्योंकि एक चक्कर में कितना होता है 360, 2π के इक्वल होता है। टी जितना समय उसमें लग गया बस, और क्या, तो 2π/t होता है। अब टी किस में रखते हैं हम कोणीय चाल में, सेकंड में रखते हैं। अब क्योंकि मिनट और घंटे वाले कांटे की बात है, तो चाहे सेकंड में रखो, चाहे दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लो, चाहे कैसे ही कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आना ही आना है। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। ओमेगा बराबर अगर मैं 2π/t रखूँ फॉर द मिनट, मिनट वाले हैंड्स के लिए, तो ओमेगा बराबर 2π/60 लिख दूँ, 60 नहीं 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, क्योंकि मिनट की सुई है, मिनट की सुई एक चक्कर में, एक चक्कर में उन्हें बताना है, कोणीय चाल बतानी है, तो पूरे चक्कर में कितना होता है, 60 × 60 3600। ठीक है भाई, मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लगते हैं, और 60 मिनट में मल्टीप्लाई बाय 60, 60 सेकेंड हो गया। ओके, आपने आंसर दिया है 21B, दैट इज 6/1, 6:1। चलो देखते हैं मैम। ओके, तो ये हो गया 2π/3600 हो गया। ठीक है, ये किसके लिए था, मिनट के लिए। अब आर वाले के लिए देखो, आर वाले के लिए कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल 2π/,
60 इंटू 60 तो वो है मल्टीप्लाई 12 और हो जाएगा, क्योंकि जो घंटे वाला होता है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है, 12 घंटे में, तो 12 इंटू हो गया, दैट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 12। बस यही रेशो निकाल दो आप मिनट अपॉन आवर का, तो ओमेगा मिनट अपॉन ओमेगा आर विल बी इक्वल 2 पाई बाई 3600 अपॉन 2 पाई बाई 3600 मल्टीप्लाई 12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, 12 अपॉन 1 हो गया, बाकी कट जाएगा सब, तो कितना आ गया 12:1 आ गया। डी विल बी द आंसर, डी आंसर हो जाएगा जिसका, बी नहीं होगा। ओके, क्योंकि घंटे की सुई लगभग 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है मिनट के रिस्पेक्ट में, इसलिए। ओके, चीज़ें क्लियर हुई? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था उसके अकॉर्डिंग भी। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर भुजाएं फैलाए बैठा है, घूमते हुए स्टूल है, उस पर भुजाएं फैलाए बैठा है, अचानक वह भुजाएं सिकोड़ लेता है, तो क्या होगा? कोणीय संवेग बढ़ जाएगा, कोणीय वेग नियत रहेगा, जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा, या कोणीय वेग घट जाएगा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्वेश्चन है, ए मैन इज सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल विद हिज आर्म आउटस्ट्रेच्ड, सडनली ही श्रिंक हिज आर्म्स। भाई एक व्यक्ति है, स्टूल पे बैठा था, भुजाएं फैला रखी थी, भुजाएं सिकोड़ ली, तो अब बताओ क्या चेंज आएगा उसमें? एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज, कि जो कोणीय संवेग है वो बढ़ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, आई घट जाएगा, या एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज, जो ओमेगा है वो घट जाएगी। इनमें से बताना है क्या होगा। आपने आंसर ए दिया है क्या इसका? ओके, समझो बात को। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जब मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ, पहले तो क्वेश्चन को आराम से देखो, और क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए शायद आप तक थे नहीं, तो मैं ये बता चुका हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम एक लॉ यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत एक चीज कहता है कि किसी भी सिस्टम को, मैं क्या लिखूं यहाँ पे, किसी भी वस्तु का कोणीय संवेग कोणीय या घूर्णन गति के दौरान, घूर्णन गति के दौरान नियत रहता है। कोणीय संवेग जो होगा वो नियत रहेगा, यानी कि जो कोणीय संवेग है वो तो बदलता ही नहीं है। ये स्टार्टिंग में मैं पॉइंट बता चुका हूं, कोणीय संवेग जो होता है वो बदलता ही नहीं है, चाहे वो भुजाएं फैला के बैठा हो, भुजाएं सिकोड़ ले, चाहे स्टूल के ऊपर खड़ा हो जाए, चाहे स्टूल के ऊपर बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, जो कोणीय संवेग होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ, क्या पहला स्टेटमेंट जो है कोणीय संवेग बढ़ जाएगा वो सही है या गलत? वो तो गलत हो गया, कोणीय संवेग बढ़ेगा नहीं, ये हमेशा नियत रहता है। समझ गए? तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। एक बात। अब दूसरी बात सुनो, जब हमें पता है कोणीय संवेग यानी L1 पहली कंडीशन के लिए, L2 दूसरी कंडीशन के लिए, ये बराबर होते हैं, तब हमें पता है I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। ओके, इनमें कुछ ना कुछ चेंज होगा भाई। अगर कोणीय संवेग नियत रख रहे हैं, ओके, और वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो या तो I चेंज होगा या ओमेगा चेंज होगा, दोनों में से एक तो चेंज होगा, दोनों में से एक घटेगा एक बढ़ेगा।
ध्यान दो, एक घटेगा एक बढ़ेगा तभी तो एल भी सेम रहेगा। अगर इनर्शिया बढ़ी तो कोणीय वेग घट जाएगा, अगर इनर्शिया घटी तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ओके, अब समझते हैं कि आई में चेंज हुआ या नहीं हुआ। आई दैट इज जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब इसका कैसे पता लगेगा? मैं बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। अब मुझे पता है आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। आर का मतलब रेडियस। अब ध्यान दो, अगर मान लो वो व्यक्ति भुजाई फैलाकर खड़ा था, ठीक है, इस तरह से है, उसके मान लो हैंड है, ठीक है, इस तरह से खड़ा था, तो पहले उसकी रेडियस ज़्यादा थी, ये आर थी, फिर उसने भुजाएं सिकोड़ ली तो रेडियस कम हुई कि नहीं हुई? बताओ आप ही मुझे, रेडियस कम हो गई। तो इस केस में जब भुजाएं सिकोड़ ली या फिर मोड़ ली भी आ सकता था, तो जो रेडियस है वो कम हो गई, हाँ या ना? जो उसका सर्कुलर का दायरा है वो कम हो गया। तो इसलिए अगर रेडियस घटी है और रेडियस जो है इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इनर्शिया भी घटी है, हाँ या ना? यानी कि जड़त्व आघूर्ण भी घटेगा। तो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। समझो बात को, आई भी तो घटेगा, अगर रेडियस घटी है तो आई घटेगा, ऑब्वियसली घटेगा, हाँ या ना? तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं कोणीय वेग नियत रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रह सकता। समझो क्यों? क्योंकि अगर हमें एल को बराबर रखना है और इनर्शिया घट रही है तो कोणीय वेग भी चेंज होगा और कोणीय वेग जनरली बढ़ेगा। अब ये क्यों होगा? समझो, दो चीजें हैं। आई ओमेगा, आई वन ओमेगा इज इक्वल आई टू ओमेगा टू। तो अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर आपको आता है तो यहाँ से जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा के है, यानी अगर आई घट रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, जो कि हमारी कंडीशन हो रही है। ध्यान दो, अगर जड़त्वाघूर्ण घटेगा तो ओमेगा हमेशा बढ़ेगा। एक तरीका तो मैंने आई से बता दिया, एक तो मैंने आई से बता दिया। दूसरा सुनो, ओमेगा का फॉर्मूला देखो, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? वी अपॉन आर होता है कि नहीं? और आर हमारी क्या होती है? यहाँ से देखो, ओमेगा मैं कह सकता हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अगर आर मेरी घट रही है, कम हो रही है, तो ओमेगा बढ़ रहा है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी मुझे पता लग रहा है। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा कि जो मेरा ओमेगा है वो बढ़ रहा है, इनर्शिया घट रही है, ये कंडीशन है। अब देख लो, कोणीय संवेग बढ़ जाएगा, ये तो गलत है क्योंकि कोणीय संवेग तो नियत रहता है। दूसरी बात, कोणीय वेग नियत रहेगा, गलत, क्योंकि अगर इनर्शिया घट रही है कोणीय वेग बढ़ेगा, ठीक है? तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन के बाद जड़त्वाघूर्ण घट जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर भुजाएं सिकोड़ेगा तो जड़त्वाघूर्ण घटेगा, भुजाएं फैलाएगा जड़त्वाघूर्ण बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखो, अगर सर्कल बड़ा है तो जड़त्वाघूर्ण ज़्यादा है, सर्कल छोटा है तो जड़त्वाघूर्ण कम है। ये चीज़ हमेशा के लिए याद रख लो, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, आपको निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जड़त्वाघूर्ण के लिए ध्यान रखो, अगर रेडियस ज़्यादा है जड़त्वाघूर्ण ज़्यादा है, अगर रेडियस कम है तो जड़त्वाघूर्ण कम है, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रही है, ओमेगा बढ़ रहा है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इन्होंने लिखा घट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इसके दे दी, अगर आप सारे फॉर्मूले यूज़ कर लें तो आप इसे ईजिली समझ गए होंगे बिल्कुल कि कैसे हुआ। और इसके बेस पे चाहे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, चाहे व्यक्ति आ जाए, बच्चा आ जाए, झूला झूलते हुए आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको होने वाली नहीं है। समझ गए ना, हाँ या ना? तो फ्रेंड्स, जो फॉर्मूले होते हैं उनसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की चीज़ें, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ये आपको निकालनी आनी चाहिए। ये मैं हमेशा से अपने एक एक वीडियो में कहता हूँ, जब भी मैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, जब भी मैं कोई आपको कंसेप्ट समझाता हूँ,
ठीक है, मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि जो आपका फॉर्मूला होगा उसे आपको धुनना आना चाहिए। धुनने का मतलब है आपको इतना तो पता ही होना चाहिए अगर एक क्वांटिटी घट रही है उसके साथ दूसरी क्वांटिटी घटेगी या बढ़ेगी, बस। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। गाड़ी के एक पहिए की त्रिज्या 0.4 मीटर है। गाड़ी के एक पहिए की त्रिज्या दे दी 0.4 मीटर, दैट इज रेडियस इक्वल 0.4 मीटर। गाड़ी विरामावस्था से 20 सेकंड तक 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से त्वरित होती है। टी बराबर कितना दिया 20 सेकंड, और उसने कहा कोणीय त्वरण दैट इज अल्फा इज इक्वल 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित हुई। ओके, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। इस समय अंतराल में पहिए द्वारा तय की गई दूरी तथा इसका रेखीय वेग क्रमशः होंगे। अब इन्हें दो चीज़ बतानी है, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, गाड़ी नहीं पहिया, ध्यान दो, क्योंकि कोणीय त्वरण हो रहा है तो हमें क्या बताना होगा, पहिए द्वारा तय की गई दूरी एक बात, और कोणीय वेग भी, रेखीय वेग भी बताना है। तो रेखीय वेग बताने से पहले आपको ये बताना होगा कि कोणीय वेग कितना हुआ। अब क्या मैं ये बताऊँ जो इनिशियल कोणीय वेग है वो 0 मान सकता हूँ क्योंकि वो विरामावस्था से चल रही है ना। 20 सेकंड के बाद कितना होगा, ओमेगा विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। किससे आया, या आया v इज इक्वल यू प्लस ए टी से, स्टार्टिंग में इक्वेशंस लिखी थी उन्हीं से आया। ठीक है, कोणीय वेग की जो घूर्णन गति की जो समीकरण थी उससे आया। तो ओमेगा बराबर कितना हुआ, 0 प्लस अल्फा दैट इज 1.5 इंटू टी दैट इज 20। ओके, तो मेरा ओमेगा कितना आ गया यहाँ से, ओमेगा आ गया 30 रेडियन पर सेकेंड। अब 30 रेडियन पर सेकेंड मेरा कोणीय वेग आ गया। अब जब कोणीय वेग आ गया तो रेखीय वेग निकालने में तो मैं सेकेंड ही नहीं लगाऊंगा। v इक्वल क्या होता है, आर ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है। v इक्वल आर ओमेगा, दैट इज आर कितना है 0.4, ओमेगा कितना है 30, दैट विल बी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो v का आंसर तो मुझे मिल गया, v बराबर तो मेरा आ गया 12। v बराबर कितना है 12, लिख लेता हूँ यहाँ पे, v बराबर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो आप इसी से निकाल सकते हो, c इज़ द आंसर, लेकिन बाकी भी करेंगे। अब बात करते हैं कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी। पहिए द्वारा तय की गई दूरी मतलब इन्होंने पूछा है थीटा कितना है। तो थीटा के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन से वाली इक्वेशन से आता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो थीटा बराबर क्या आएगा, ओमेगा नॉट टी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर दैट इज अल्फा टी स्क्वायर। अब थीटा बराबर ओमेगा नॉट 0 है तो ओमेगा नॉट टी बराबर 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू अल्फा की वैल्यू 1.5 टी स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 300 रेडियन। ओके, ये आ गया। ये हमारी क्या आया, अच्छा ये बताना, ये आया क्या थीटा, ये आई कोणीय विस्थापन। ध्यान दो, दूरी नहीं आई, दूरी नहीं आई है, कोणीय विस्थापन आया है। और कोणीय विस्थापन से अब हम दूरी में कन्वर्ट करेंगे तो दूरी या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो बात करता हूँ, वो होगा एस बराबर आर इंटू थीटा, रेडियस मल्टीप्लाई कोणीय विस्थापन, दैट विल बी 0.4 इंटू 300 दैट विल बी 120 मीटर। सो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इतनी सारी चीज़ें इसमें पूछी गई थी, ठीक है, कि कोणीय विस्थापन कितना होगा, पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, रेखीय वेग कितना होगा। तो इतनी सारी चीज़ें निकालने के बाद हमने निकाला, फिर भी क्वेश्चन हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो ईजिली हो गया। तो मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ, क्वेश्चन को हमेशा स्टेप बाय स्टेप करो। ये मत सोचो कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्या क्या पूछ लिया और हम घबरा गए, घबराओ मत, ईजिली करो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, देखो क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान व आर त्रिज्या के 3 गोलों को चित्रानुसार व्यवस्थित किया है। मतलब 3 गोले हैं, तीनों का द्रव्यमान एम है, ठीक है, सेम है, और रेडियस में इनकी सेम है, और इनको इस तरह से सेटअप किया हुआ है। ये कह रहे हैं वाई और वाई डैश एक्स के सापेक्ष निकाय का जड़ता गुण। इस वाई और वाई एक्स के सापेक्ष जड़ता गुण, यानी अगर मैं कहूँ तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से रोटेट कर रहा है एक्सिस पे, तो इसका जड़ता गुण बताना है कितना होगा।
अब जड़त्व आघूर्ण बताने के लिए देखो, सिस्टम का अगर जड़त्व आघूर्ण बताना है तो तरीका ये होता है कि जितने पार्टिकल इस पर रोटेट कर रहे सबका निकालना है, सबका अलग अलग निकालो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि गोले हैं दैट इज स्फीयर 1 का, स्फीयर 1 का जड़त्व आघूर्ण, स्फीयर 1 ये वाला है ऊपर वाला। अब अगर मैं देखूं तो y और y डैश बिल्कुल इसके एक्सिस से गुजरता है कि नहीं, बिल्कुल इसके सेंटर से जा रहा है, एक्सिस में है, सेंटर से जा रहा है। अब जब सेंटर से जा रहा है तो इसमें i बराबर कितना होगा बताओ, स्फीयर के लिए कितना होता है i, जड़त्व आघूर्ण कितना होता है 2/5 mr² होता है, 2/5 mr²। तो I1 बराबर कितना हो गया 2/5 mr² हो गया, क्योंकि इसके तो एक्सिस पे है। बात करते हैं स्फीयर नंबर 2 की। स्फीयर नंबर 2 की बात सुनो, मैं आपको स्फीयर नंबर 2 की कंडीशन दिखाता हूँ। ये हमारा एक्सिस है और ये स्फीयर यहाँ है, ये इसका सेंटर है, समझना। और ये इसके एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, मतलब कि गोला इस पॉइंट से टच होके ऐसे घूम रहा है, समझ गए हो। इस कंडीशन में जो इसका इनर्शिया होगा वो 2/5 mr² प्लस mr² के इक्वल होगा। अब ये किससे आता है, ये आती है एक पैरेलल थ्योरम आती है, पैरेलल थ्योरम आती है। पैरेलल थ्योरम क्या कहती है कि जो पार्टिकल या कोई भी स्फीयर जब अपने रेडियस के टेंजेंशियली घूमता है तो उसका जो टोटल इनर्शियल होता है वो उसका जो सेंटर वाला इनर्शियल है, सेंटर ऑफ मास का इनर्शियल है उसके, प्लस जो इसकी मास इनटू डिस्टेंस है कि जिस एक्सिस पे घूम रहा है उससे कितनी डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के मल्टीप्लाई होता है, प्लस के इक्वल होता है। तो I2 बराबर क्या हो गया, I2 बराबर 2/5 mr² प्लस mr², दैट विल बी 7/5 mr²। ये स्फीयर नंबर 2 के लिए हो गया। अब अगर मैं देखूं तो स्फीयर नंबर 3 भी तो सेम ही है, बस डायरेक्शन उल्टी है लेकिन है 3, मतलब सेम। तो स्फीयर नंबर 3 के लिए भी सेम ही हो गया। स्फीयर नंबर 3 I3 बराबर कितना हो गया 7/5 mr²। अब टोटल इनर्शिया कितनी होगी, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर कितना होगा, पहले वाले का 2/5 mr², दूसरे का 7/5 mr², तीसरे का भी सेम ही था 7/5 mr²। तो यहाँ से कितना हो गया, ये आप अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 16/5, 7 7 14 2 16, 16/5 mr², बस ये हो जाएगा टोटल। तो कौन सा आंसर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्लियर हुआ। अब आपको डायग्राम देख के तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे करेंगे, और करने के बाद लग रहा होगा बहुत इजी हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें हमें जनरली क्या ध्यान देना था, पहले तो इसमें ही चीज़ दी कि गोले का जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो होता है I बराबर 2/5 mr²। ये एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, गोले का अगर किसी टेंजेंशियल एक्सिस से जड़त्व आघूर्ण निकालना है, ठीक है, टेंजेंट पर है अगर, तो I बराबर कितना होगा 7/5 mr², क्योंकि ये अभी अभी हमने निकाला तब होगा। तो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, आपने आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, 24 क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं 25 पर। 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.3 मीटर व्यास का एक ठोस गोला एक तार से लटकाया गया है। यदि तार को ऐंठने के लिए आवश्यक बलयुग्म 6 × 10⁻³ न्यूटन मीटर पर रेडियन हो तो अल्प विस्थापनों के लिए कोणीय दोलनों का आवर्त काल कितना होगा। अगर आपको लग रहा होगा क्वेश्चन सर जी बिल्कुल ही अलग दे दिया, पता नहीं कहाँ से लेके आ गए, और मैं कह दूँ ये बहुत आसान है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। समझाऊँ, देखो एक तार है, मान लो ऊपर फिक्स है, तभी तो ऐंठन आएगी। एक तार है, एक ठोस गोला इससे लटका दिया, ठोस ही बनाते हैं अच्छा सा, ये लटका दिया, ठीक है, ठोस गोला। इसका व्यास कितना है 0.3 मीटर। ओके, व्यास है 0.3,
m कितना है 1 किलोग्राम, तार से लटका हुआ है। अब समझना, अगर मैं गोले को घुमाऊं तो ऑब्वियसली मुझे पता है इसका जो एक्सिस आएगा वो यही आएगा तार के साथ साथ। अब जैसे ही गोला घूमेगा जड़त्वाघूर्ण के हिसाब से, तो तार में ऐंठन आ जाएगी। तार मतलब ऐंठन आ जाएगी, यानी तार में मरोड़ आ जाएगी। ये आप करके भी देख सकते हो। जनरली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को मोटे से तार से लटकाएं और घुमा दें तो हमें पता है तार ना आपस में लिपटने लगता है, जैसे हम कपड़े निचोड़ते हुए भी करते हैं। कपड़े निचोड़ते हैं ना, पकड़ के मोड़ देते हैं तो वो भी ऐंठ जाता है। यही चीज़ इसमें हो रही है। समझ में आई बात? ये चीज़ हो रही है। अब इसने कहा अल्प विस्थापनों के लिए कोणीय दोलनों का आवर्तकाल ज्ञात करो। अब ये अल्प विस्थापन क्या है, कोणीय दोलन क्या है, इसका आवर्तकाल क्या है, चीज़ें समझो। पहले ये समझो छोटी छोटी चीज़। कोणीय विस्थापन या अल्प विस्थापन की बात करता हूँ। विस्थापन का मतलब क्या हुआ, देखो जब ये एक्सिस पे घूमा तो हमें पता है इसमें घूर्णन गति हुई। अब घूर्णन गति हुई तो जो विस्थापन आया वो कोणीय विस्थापन आया। एक बात, कोणीय विस्थापन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो घूमा है ना, तो इसमें एंगुलर ऑसिलेशन भी हुआ, और एंगुलर ऑसिलेशन हुआ तो हम आवर्तकाल इजीली बता सकते हैं। तो टी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन टो। अब टो क्या है, टो इज द बलयुग्म। बलयुग्म के लिए वैसे टो नहीं सी रखेंगे, क्योंकि बलयुग्म आघूर्ण नहीं है, सिर्फ बलयुग्म है, तो सी रखेंगे, दैट इज कपल। ओके, कपल या फिर फोर्स कपल या फिर सी, सिंपली हम कपल कहेंगे, सी से रखेंगे। ओके, ये हमारा आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है इस केस के लिए। अब मुझे बताओ क्या आई निकाल सकते हो? तो आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर या 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है ना, गोला है ना, गोला है, ठोस गोला, तो ठोस गोले के लिए आई बराबर क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। दैट विल बी 2/5 इंटू 1, मास 1 है, रेडियस कितनी है 0.3, डायमीटर है तो 0.3 का हाफ दैट इज 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट विल बी 2/5 इंटू 0.0225, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 0.009 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, इतना आ गया। अब मुझे पता है आई मुझे आ गया, सी इन्होंने दे रखा है, सी कितना दे रखा है 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.006 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ओके, तो टी बराबर निकालना है, तो टी बराबर इजी निकाल लेंगे। अब टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई की वैल्यू 0.009 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू दैट इज 0.006, तो टी बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, अंडर रूट में आ जाएगा 1.5, इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 हो जाएगा, 9/6 कितना आ जाएगा 1.5, तो टी बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट 1.5, इसकी वैल्यू आती है 1.2247, तो t इज इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 2 इंटू 3.14 दैट इज 6.28 इंटू 1.2248, तो t बराबर आ जाएगा 7.708 सेकेंड में, क्योंकि अवरतकाल है ना इसलिए। तो आप मुझे बता दो इसका आंसर क्या आ गया। इसका आंसर आ गया दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आया, बी। ओके, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराया, कोशिश ये रही कि हर टाइप का क्वेश्चन हो जाए। आ जाओ, तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें कराया, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे रोटेशनल के लिए, और जो भी हमारे सर्कुलर मोशन है वो सब कल कराए थे, सर्कुलर के, रोटेशनल के आज कराए। सभी टाइप के क्वेश्चन जितने पॉसिबल हैं वो मैंने आपको करा दिए, और जनरली जो क्वेश्चन कराए बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं से रिलेटेड कराए हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, पीडीएफ में भेज दूंगा इनकी, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस से ही आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी, और कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना। सो गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आज का एक ही सेशन रहेगा फ्रेंड्स, एक सेशन मिस हो गया, दैट इज़ ऑफ केमिस्ट्री, वो मैं कोशिश करूँगा, कल संडे है तो किसी ना किसी टाइम जब भी होगा मैं निकाल के आपको वो करा दूँगा, ठीक है। सो गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, नाउ यू कैन लीव द क्लास।